नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और इस दौरे में आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी कई बातें हो रही हैं। इसके अलावा सामाजिक और पर्यावरण को लेकर भी चर्चा है, लेकिन एक और अहम सेक्टर है, वो है रक्षा, जिसको लेकर खास एजेंडा भी है। भारत में रक्षा जो ज़रूरतें हैं और जो रक्षा सेवाएं हैं, उनके आधुनिकीकरण की बात लगातार चल रही है और अब अमेरिका के साथ इसे और आगे बढ़ाने को लेकर दोनों देश और करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे खास पैमानों से कि कितना हम आगे बढ़े हैं और कितनी ज़रूरतें जो हमारी हैं आधुनिकीकरण को लेकर वो अमेरिका से पूरी होती दिखती हैं, लेकिन इसके खतरे भी क्या हैं और हमें किस तरीके के आगे फ़ायदे की भी उम्मीद है। इस खास प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं 4 खास मेहमान, जिनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं संजय कपूर, संपादक आर न्यूज़ से। संजय जी, स्वागत है आपका। एसडी मुनी साहब हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। मुनी साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर। और आलोक बंसल साहब हैं, निदेशक इंडिया फाउंडेशन से। आलोक बंसल जी, स्वागत है आपका भी। और अजय प्रसाद साहब हैं, पूर्व रक्षा सचिव। अजय प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा आलोक बंसल साहब आपसे। अब तक अगर मैं भारतीय सेना या फिर भारतीय रक्षा ज़रूरतों के लिहाज से कहूँ तो अमेरिका के साथ हमारी साझेदारी कहाँ पर खड़ी है, कितनी मजबूत या फिर कितनी कमज़ोर? क्योंकि इससे पहले आमतौर पर आम दर्शक ये समझता है कि रूस को लेकर हम ज़्यादा नज़दीक हैं या फिर उसकी ज़रूरतें हमारे साथ ज़्यादा मुफीद बैठती हैं। देखिए, पिछले 1 साल के अंदर अमेरिका हमारा सबसे बड़ा जो है रक्षा सामग्री प्रोवाइड करने वाला देश बन गया है और उसने रूस को पीछे छोड़ दिया है। और यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अमेरिका से जो अब हमें रक्षा सामग्रियाँ मिल रही हैं वो तकनीकी रूप से ज़्यादा उन्नत हैं। विशेषकर जो सेंसर्स की फील्ड है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड है, इसमें अमेरिका काफ़ी आगे है, क्योंकि रूस के जो वेपन और आर्मामेंट्स थे वो काफ़ी स्टर्डी होते थे। लेकिन जहाँ तक सवाल इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर्स का फील्ड है, वहाँ पे अमेरिका काफ़ी आगे रहा है। और पिछले कुछ समय से हमने काफ़ी ऐसे सौदे, विशेषकर अर्ली वार्निंग के क्षेत्र में, वायुयानों के क्षेत्र में अमेरिका से लिए हैं और इनके कारण आज अमेरिका भारत का सबसे बड़ा रक्षा क्षेत्र में सहयोगी राष्ट्र बन गया है। और आशा की जाती है कि आगे आने वाले समय में अमेरिका के साथ हमारा सहयोग बढ़ता रहे। पिछले कुछ समय से जो एक चिंता थी हमारी अमेरिका के साथ, वो ये थी कि अमेरिका में मौके मौके पर भारत पर सैंक्शंस लगे परमाणु कार्यक्रम के दौरान, और इस कारण भारत की कुछ रक्षा जरूरतें जो हैं बीच में रुक गई। तो आवश्यकता यह है कि जो अमेरिका के साथ जो हमारा सहयोग है, इसे प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाए और अमेरिकी कंपनियों को इनवाइट किया जाए कि वो भारत में निवेश करें। और अधिकांश जो भारत की रक्षा जरूरतें हैं, चूंकि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है रक्षा क्षेत्र में, उसको जोड़ के, उसको एक दूसरे से करके हम भारत में उनसे निवेश करवाएं और इनमें से कई जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो भारत के अंदर ही ये मैन्युफैक्चर करें, तो इससे इस देश का अत्यधिक लाभ होगा। चलिए, मैं इस पॉइंट पर भी आऊँगा। उससे पहले अजय प्रसाद साहब, आपसे समझना चाहूँगा, पिछले 1 साल में जैसा कि बंसल साहब कह रहे हैं कि काफ़ी शिफ्ट हुआ है अमेरिका के साथ, अगर रक्षा ज़रूरतें हैं या फिर मैं कहूँ कि आधुनिकीकरण का सवाल है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं और कितना बड़ा परिवर्तन इस दिशा में आपको दिखा है नई सरकार के आने के बाद? देखिए, हमारा जो अमेरिका के साथ रक्षा के संबंध में जो हमारा जो रिलेशनशिप थी, वो पहले काफ़ी सीमित थी। क्योंकि कई बार हमने ये देखा कि जब हमारे ऊपर कोई आपदा आई या युद्ध की स्थिति आई, तो अमेरिका ने उस समय हमारा साथ नहीं दिया और इसीलिए हमारा रुझान काफ़ी हद तक रूस की प्रति, सोवियत यूनियन की तरफ रहा। अब पिछले कुछ वर्षों में ये स्थिति धीरे धीरे बदल रही है और अब इस पिछले 1-1.5 वर्ष में और परिवर्तन इसमें आया है। पर मैं यहाँ एक चीज़ और आपके सम्मुख लाना चाहूँगा कि जब हम आधुनिकीकरण की बात करते हैं अपनी सेनाओं का, तो आधुनिकीकरण के 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप विदेशों से सामान खरीदते जाएं, हथियार खरीदते जाएं और उससे अपनी सेनाओं को लैस करते रहें। पर इससे अधिक ज़रूरी ये है कि क्या आप उन चीज़ों का निर्माण अपने देश में कर सकते हैं
और उसके लिए क्या आपको जो टेक्नोलॉजी है वो उसमें बाहर के देश देने को तैयार है। अब ये हमारा अनुभव है कि जो भी अग्रिम तकनीक होती है, टेक्नोलॉजी होती है, वो कोई भी देश आसानी से नहीं देना चाहता। वो चाहते यही है कि वो टेक्नोलॉजी उनके पास रहे, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उनके पास रहे और खाली वो सामान बेचते रहे। अब ये मोदी जी ने जो इस समय मेक इन इंडिया की जो बात उठाई है, इसमें अगर अमेरिका हमारे सम्मुख हमारे साथ आगे बढ़ता है जी। और आकर यहाँ पे अमेरिकन कंपनियां यहाँ जैसे आलोक बंसल जी ने कहा भारत में निवेश करती हैं, तब एक तरह से हमारा आधुनिकीकरण जो है वो संपूर्ण होगा। यानी कि वो कारगर होगा, आप ये कह रहे हैं। एसडी मुनी साहब, जो बड़ी चीज़ है कि जिस तरीके से मैं जो एजेंडा दिख रहा है रक्षा क्षेत्र को लेकर, प्रधानमंत्री जो वहाँ पर बातें भी कही कि भारत और अमेरिका और करीब आना चाहते हैं, जो मेक इन इंडिया का था, यानी कि टेक्निक ट्रांसफ़र की बात जो बात हो रही है, आपको लगता है कि उस दिशा में अब वो कदम बढ़ाए जा रहे हैं सरकार की ओर से, जो इनिशिएट लिए गए हैं, क्या उसका कोई रिजल्ट आपको दिख रहा है या फिर कोई फोकस है उस पर? नहीं, प्रगति बिल्कुल हो रही है। पहले बात तो मैं ये बताऊं कि इसकी शुरुआत हुई थी 2012 से, जब पेनेटा यहाँ आए थे और उन्होंने कहा कि हम खाली बायर सेलर रिलेशनशिप को बढ़ाकर को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट की बात करेंगे। उसमें टेक्नोलॉजी को भी हम डेवलप करेंगे और को प्रोडक्शन की बात भी करेंगे। जहाँ संभव हुआ तो जॉइंट वेंचर्स भी बनाएंगे। वो बात आगे जनवरी 2015 में मोदी जी की सरकार के अंतर्गत बढ़ी आगे, जब हमने ये 10 वर्ष तक और उसको एक्सटेंड किया डिफेंस कोऑपरेशन को। और जब एश कार्टर अभी जून में आए थे, जो वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उस वक़्त पर्रिकर साहब के साथ एग्रीमेंट हुए। शुरू से ही अमेरिकन हम लोगों को 4 प्रोजेक्ट ऑफ़र कर रहे थे। उन्होंने हम दोनों ने मिलके एक बनाया है डिफेंस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स, जिसके अंतर्गत ये सारे मसले आएंगे कि क्या चीज़ हम बना सकते हैं, क्या चीज़ नहीं बनाएंगे, कितनी टेक्नोलॉजी अमेरिका हमको देगी, कितनी नहीं देगी। जो अमेरिका ने 4 प्रोजेक्ट हमको ऑफ़र किए, उसमें 2 पे एग्रीमेंट शायद हो गया है जब एश कार्टर यहाँ आए थे। लेकिन प्रॉब्लम जो उसमें आ रही है कि वो एक पाथ फाइंडर कहते हैं उनको, शुरुआत की टेक्नोलॉजी की है, बहुत इनिशियल लेवल की टेक्नोलॉजी है। अमेरिका के मानना है कि आप सीधा तो एयरक्राफ्ट नहीं बना सकते हो, इसलिए यहाँ से शुरू करो। हमारी फ़ौज का ये मानना है, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये तो हम समझ लेंगे, आप हमको बड़ी टेक्नोलॉजीज़ दीजिए। इस गैप को कुछ कम किया जा रहा है और जैसे मैंने कहा 2 एग्रीमेंट साइन हो गए, उसमें आगे बढ़ेगा। तो ये सिलसिला आगे बढ़ा है। इसके 1-2 और पहलू हैं। एक तो है एफडीआई का पहलू, और हमने 49% एफडीआई माना है। देखिए, अमेरिका की जो डिफेंस प्रोडक्शन की कंपनीज़ हैं वो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वो प्रॉफिट बनाने के लिए आएंगी, और मैं नहीं समझता हूँ कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को आसानी से बेच देगी हम लोगों को या हमारे साथ शेयर करेंगी। इसलिए 49% एफडीआई में अभी तक कोई एंथुजियाज़म उन्होंने दिखाया नहीं है। तो सरकार ये कह रही है कि उसको 100% तक बढ़ा देंगे, लेकिन एक मुद्दा दूसरा है। एक हमारे ऑफ ट्रेडिंग का वो जो 30% आपको ऑफसेट का 30% आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, और कैसे उसको इन्वेस्ट करेंगे, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और अड़चने हैं, जिसको हम समझते हैं कि ऐसे होना चाहिए, कंपनियां बाहर की मानती नहीं हैं। तो ऐसे क्षेत्र हैं बहुत सारे जिसमें उलझनों को हटाना है अभी तक। और मैं कहता हूँ शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत हुई है, लेकिन कोई दौड़ अभी उसमें नहीं चली है, उसमें वक्त भी लगेगा, वक्त लगता है, ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। जी हाँ जी। संजय जी, वाकई क्या ये माना जाए कि जिस तरीके का फोकस दिख रहा है और जिस तरीके से मैं कहूँ कि सिनेरियो चेंज हुआ है, अमेरिका इस वक्त सबसे बड़ा, मैं कहूँ कि भारत के लिहाज से रक्षा क्षेत्र में एक एक्सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात आने की हो रही है, लेकिन जो मुजनी साहब कह रहे हैं, इनिशियल लेवल की अगर टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफ़र होती है या फिर शेयर की जाती है, वो एक बड़ा पेचीदा विषय है। और अमेरिकन कंपनी जो कि बिल्कुल साफ है, प्रॉफिट मेकिंग उनका इकलौता, मैं कहूँ कि उद्देश्य एजेंडा रहता है। ऐसे में कितनी उम्मीद करें साझेदारी के साथ आगे बढ़ने में? देखिए, ये जो बहस है काफ़ी समय से चल रही है। अमेरिका एक एंड यूज़र एग्रीमेंट चाहता था कि अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका पूरा कंट्रोल करता था कि उसका जो खोल नहीं सकते आप, उसके स्पेयर पार्ट्स के बारे में कई सारे प्रश्न चिन्ह लगाए थे। तो अगर आप देखें तो उनको इस बात का शक है कि अगर वो टेक्नोलॉजी देते हैं हमको तो वो किसी और के पास जा सकती है,
हिंदुस्तान क्या सक्षम है उस टेक्नोलॉजी को हैंडल करने के लिए नहीं। तो ये तमाम मुद्दे काफ़ी समय से चल रहे हैं। उसके साथ साथ है ना और भी मुल्क हैं जो कि उसी तरीके के हथियार हिंदुस्तान को पहले भी देते आ रहे हैं और देने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे रूस है, रूस की भी जो पूरी अर्थव्यवस्था है और जो उसका संबंध हमारे से है वो भी रक्षा क्षेत्र से ही संबंधित है। और वो लोग बार बार ये आग्रह करते हैं कि आप इतने महंगे हवाई जहाज़ या अस्त्र वहाँ से लेते हो उसके मुकाबले कहीं सस्ते हम आपको देने को लिए तैयार हैं। और हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं 19 नहीं है औरों के मुकाबले। परंतु हिंदुस्तान ने पिछले 1.5-2 साल या 3 सालों में ये मन बना लिया है कि उसको अमेरिका की टेक्नोलॉजी चाहिए। तो जैसे अभी हेलीकॉप्टर की डील हुई है अपाचे और जो दूसरा वाला है उसके साथ जो हुई है, तो वो भी एक कदम है कि हम अपने को रूसी टेक्नोलॉजी से डिसएंगेज करेंगे। क्योंकि वहाँ पर एक हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट है जो कि मी-26 को रिप्लेस कर रहा है और दूसरा जो अटैक हेलीकॉप्टर है, ये जो तमाम है वो पूरा जो रशियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर था इसका टेक्नोलॉजी का जिसके आधार पे इतने सालों से संबंध रहा, उससे अपने को डिसएंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रयास डिफेंस और रक्षा क्षेत्र में संबंध बनाने का और भी उसके राजनीतिक कारण और उसके कूटनीतिक कारण भी हैं। और जो कोशिश चल रही है कि अगर थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़े जो भी कुछ है हम उस तरफ जाएंगे, बनस्पत जो हमारी पूरी परंपरागत हमारे जो संबंध थे और राज्यों से राष्ट्रों से उनसे हम अपने को थोड़ा सा अलग करेंगे। बंसल साहब, वाकई ये क्या एक सही टैक्टिक्स दिखती है आज के इस दौर में? आर्थिक मैं कहूँ कि ज़रूरतें हैं इसलिए हम टिल्ट होते दिख रहे हैं अमेरिका की ओर, या फिर अमेरिकन टेक्नोलॉजी और जो उनके साथ संबंध है उस पर हमें ज़्यादा भरोसा दिख रहा है कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ साथ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसका मुनी साहब जिक्र कर रहे थे वो हमें ईजिली प्रोवाइड करा सकते हैं? देखिए, जिन राष्ट्रों से हम सामान्यतः रक्षा इक्विपमेंट ले रहे थे उनसे हमने कोई शिफ्ट नहीं किया है। हम जो चीजें अमेरिका से ले रहे हैं वो ऐसे इक्विपमेंट हैं जो अन्य राष्ट्रों के पास आज अवेलेबल नहीं है और ये बात हमें समझनी चाहिए। हालांकि अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारा अमेरिका से जो एंगेजमेंट है वो बढ़ गया है, पर होता क्या था, जो हम रूस से अधिकतर चीजें लेते थे वो हम धीरे धीरे अपने यहाँ बनाने लगे हैं, तो रूस से जो हमारा आयात था वो थोड़ा कम हुआ है। अमेरिका से जो चीजें हम ले रहे हैं वो हमारे पास उस तरीके की तकनीक नहीं है और इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि कोशिश हो कि अमेरिकी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को 100% निवेश का मौका दिया जाए और वो भारत में ही इन चीजों को बनाने लगे। इससे क्या है कि जो हमारी एंसिलरी जो कंपनीज होंगी उनके पास डाउनस्ट्रीम टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी और जब ये एक स्थिति आ जाएगी तो धीरे धीरे हमारे पास वो पहुंच आ जाएगी कि हम इन तकनीकों को धीरे धीरे एब्जॉर्ब। तो ये बहुत आवश्यक है और इसीलिए मेरे ख्याल से अमेरिका से एंगेजमेंट आवश्यक है, क्योंकि अमेरिका में विशेषकर प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं और उनमें से कई ऐसी कंपनीज हैं जो एक बड़े ऑर्डर की तलाश में हैं और अगर हम उनको इस वक्त इंसेंटिव दें कि आप भारत में निवेश करें तो वो शायद यहाँ आ सकती हैं और भारत में निवेश कर सकती हैं। मुनी साहब, वाकई जिस तरीके का शिफ्ट है या फिर बंसल साहब कह रहे हैं कि उस तरह के इक्विपमेंट या फिर नई टेक्नोलॉजी के जरिए हम अमेरिका की तरफ अपना मैं कहूँ कि देख रहे हैं, बाट जोड़ रहे हैं, ये रणनीतिक लिहाज से कितना ज़रूरी या फ़ायदेमंद है भारत के लिहाज? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका टेक्नोलॉजी का गढ़ है। चीनियों ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी उनसे चुरा के उसको डेवलप किया, रूसियों से चुरा के डेवलप किया। इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए कि हमको अमेरिका से सहयोग करना है रक्षा के क्षेत्र में भी। हिंदुस्तान बहुत पुराना कोशिश कर रहा है कि अमेरिका से हम हथियार भी लें और टेक्नोलॉजी भी लें। प्रॉब्लम जो आती है वो ये है कि अमेरिका का जो व्यवस्था है उनकी और जो कायदे कानून है वो किसी भी रिसिपिएंट को अच्छी तरह से जकड़ के रखते हैं। अब प्रश्न ये कि हमारी आदत है रूस के साथ बहुत खुला हुआ सौदा करने की। उसमें जैसे अभी किसी भी डिफेंस डील के लिए और ख़ास तौर से प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए अमेरिका एक और 4 कंपोनेंट का एग्रीमेंट साइन करना चाहती है, जिसमें लॉजिस्टिक्स भी आता है, जिसमें आपके बहुत क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन की तह तक पहुँचे। जब सामान बेचते हैं तब भी वो कहते हैं कि इसका एंड यूज़ कैसे होगा, हम बिल्कुल देखते रहेंगे आखिर तक। ये सब प्रॉब्लम्स से हिंदुस्तान वाकिफ़ नहीं है और कंफर्टेबल भी नहीं है।
तो इसीलिए थोड़ा मुझे लगता है अगर दोनों देशों में सहयोग होना है तो थोड़ा अमेरिका को आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा भारत को अपनी पुरानी कुंठाओं को ढीला करना पड़ेगा। अगर ये नहीं संभव है राष्ट्रीय परिवेश में या राष्ट्रीय नीति के संदर्भ में, तो सिलसिला धीमे धीमे चलेगा जैसे अभी तक चल रहा है। अगर उसको फास्ट करना है, जैसे मैंने आपको डिफेंस एफडीआई की बात बताई, अब उसमें हमारी कंपनियां भी बहुत सारी हैं जो काम करती है और वो सब कहेंगे आप 100% एफडीआई अगर उनको आने देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो कॉमर्शियल मसले भी हैं, स्ट्रेटेजिक मसले भी हैं, नीति के मसले। अजय साहब, जो बात एक बहुत अहम है कि जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं और अब तक मैं कहूँ कि मेक इन इंडिया के ज़रिए रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को हम उम्मीद कर रहे थे, उसके नतीजे अब तक बहुत ही सार्थक, मैं कहूँ कि पॉजिटिव नहीं दिखते हैं। वजह क्या दिखती है? और जिस तरीके से इस वक्त मोदी सरकार इस पर आगे बढ़ रही है, क्या बड़ी अड़चन है या जिसे दूर करने की ज़रूरत लगती है आपको? देखिए, जैसे अभी चर्चा हो रही थी कि भारत सरकार ने 49% एफडीआई की लिमिट अभी रखी है। जो भी बाहर की विदेशी कंपनियां हैं, चाहे वो अमेरिकी हो चाहे वो किसी और देश की हो, जो बिल्कुल जिसको कहते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी, बहुत ही अग्रिम प्रकार की टेक्नोलॉजी में डील करती हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी 49% कंट्रोल के साथ लाना नहीं चाहेंगी। वो तब यहाँ निवेश करना चाहेगी जब उनका पूरा कंट्रोल यहाँ के उस पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे हो। इसके ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि या तो हम 100% निवेश की अनुमति दें, 100 नहीं तो कम से कम 74-75% की अनुमति तो दें, ताकि मेजॉरिटी कंट्रोल उनका रहे और बाकी जो 24-25% है वो भारतीय कंपनियां उसमें एक जॉइंट वेंचर के रूप में आ सकती हैं। हमने एक जो परिश्रम किया था इस क्षेत्र में पहले, वो था ऑफसेट पॉलिसी लाकर कि जो भी खरीदारी हो उसका 30% जो है उसका यहाँ पर ही निवेश करना किया जाए, जिससे भारतीय इंडस्ट्री उद्योग जो है वो आगे बढ़े। इसमें कुछ नतीजे आए हैं, पर मुझे ये कहना पड़ेगा कि बहुत आशा के विपरीत अभी इसमें बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं हो पाई है। इसमें भी बहुत अड़चनें हैं, विदेशी कंपनियां इसके बहुत विरुद्ध रहती हैं, वो इसमें किसी न किसी तरह इससे बचकर निकलना चाहती है, तो इसमें बहुत सफलता अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है जी। तो यही इसमें अब हमें निवेश की तरफ एक देना पड़ेगा। दूसरा जो प्रश्न अभी उठाया गया था वो था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर प्रोटेक्शन। कई देशों का, खासतौर से अमेरिका का ये मत है कि हमारे जो सेफ गार्ड्स हैं भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे, वो अभी विश्व स्तर के नहीं है, और जब तक हम उनको उस स्तर पे ले आए ताकि जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो वो बिल्कुल सीमित रहे, वो कहीं बाहर ना जाए, ऐसा अगर उनके मन में विश्वास उत्पन्न होता है तभी वो लाएंगे। तो इन चीज़ों पर अभी भारत को काफ़ी काम करना है। पर इसके अलावा, जैसे मैंने शुरू में कहा था, जो दूसरा तरीका है आधुनिकीकरण का, वो है खरीद करते जाइए। उसमें अमेरिका इत्यादि को कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि वो खुशी से आपको नया सामान दे रहे हैं। उनकी कंपनियों की बिक्री हो रही है जी, और नया बाजार भारत खर्च हो रहा है, उसमें उनका लाभ है, मिल रहा है। मैं लौटूंगा सर आपके पास, संजय जी। हाँ, एक बड़ा बाजार मिल रहा है। जी जी, बहुत अहम है संजय जी कि जिस तरीके के इनिशिएटिव सरकार ने लिए हैं, मेक इन इंडिया कहता है, और सेना, मैं कहूँ कि इस पूरे सेक्टर को लेकर विदेशी कंपनियां यहाँ पर निवेश करें, कुछ डेवलप हो, टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन भी हो, लेकिन जिस तरीके की चिंताएं हैं या फिर जो बड़े, मैं कहूँ कि हर्डल्स हैं, आपको लगता है कि इन्हें बिना हटाए या फिर एक बड़ा मेजर चेंज ओवर किए शायद वो मंसूबे हम हासिल नहीं कर सकते, वो गोल अचीव नहीं कर पाएंगे जिसकी शुरुआत शायद मोदी साहब करना चाह रहे हैं? आप सही कह रहे हैं। अगर आप गौर करें कि अब की बार 15 अगस्त की जो उनका भाषण था, तो उन्होंने मेक इन इंडिया का उतना जोश खरोश के साथ जिक्र नहीं करा जितना कि पिछली बार करा था। तो अब ये नहीं कह रहे हैं कि उनका फोकस इस पर डाइल्यूट हुआ है, परंतु उनको इस बात का एहसास होने लगा कि यहाँ पर
क्योंकि काफ़ी फीडबैक आता होगा इन्वेस्टर से कि यहाँ पे काम करना इतना आसान नहीं है, कई सारी है ना ब्यूरोक्रेटिक अड़चने हैं, एक पूरा जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है उसकी समस्या है, उसके साथ जिस तरीके से तमाम प्रोग्राम बनाए गए, जैसे 30% जो ऑफसेट वाला मुद्दा है वो कई सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स को स्पेशली डिफेंस में वो एक तो कुछ कन्फ्यूजन रहता है उसके बारे में क्या करेंगे, वो लोग आना नहीं चाहते हैं जब इसकी जो 30% का जो उनके ऊपर दबाव रहता है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। फिर वो बात करते हैं टैक्स टेररिज्म के बारे में। अगर आपने गौर किया हो तो प्रधानमंत्री की जब भी अभी इन्वेस्टर्स से अमेरिका में भी बात हो रही है और जो हमारे विकास स्वरूप जो इसको ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन साहब हैं, उन्होंने भी बात करा कि टैक्स का मुद्दा, तो जो टैक्स के बारे में अनसर्टेनिटी है और आपको कई सारी और भी अड़चनें दिखाई पड़ती हैं यहाँ पे, वर्क एनवायरनमेंट का, स्किल के बारे में कई सारी है ना कई सारे सवाल उठाए गए हैं। ये सब चीज़ें लेके मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से होगा। मेरी बात हुई थी पहले लॉकहीड मार्टिन के जो यहाँ CEO हैं कि यहाँ पर आपने मेक इन इंडिया कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने कहा कि हमने काफ़ी समय से यहाँ पर जो हरक्यूलिस है उसका एक हिस्सा यहाँ पे बनाते हैं टाटा की मदद से। तो उन्होंने कहा बहुत चुनाव के बाद कोई 25-30 इंजीनियर्स को इस्तेमाल करके हमने बनाया है जो कि वर्ल्ड क्लास है, परंतु जो प्रोसेस है वो अपने आप में इतना रिगर है, उसके अंदर इतना गंभीर है कि कुछ ही लोग उस लेवल के आ पाते हैं। तो अगर आपको बड़े पैमाने पे काम करना है और हिंदुस्तानी इंजीनियर्स को इस्तेमाल करना है तो उनका जो स्किल लेवल है उसको भी काफ़ी उठना पड़ेगा और कई उसके साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो कि मेरे ख्याल सरकार को सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। जी बंसल साहब, चलते चलते एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूँगा। नई दोस्ती है लेकिन जो पुराने दोस्त थे, क्या ये उतनी लंबी दोस्ती दिख रही है जिस तरीके का एनवायरनमेंट है भारत में और जो मैं कहूँ कि मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ की कंपनियों को? देखिए, जहां तक सवाल दूरगामी रिश्ते का है, भारत और अमेरिका के इस वक्त इंटरेस्ट भी सेम है और वैल्यूज भी सेम है। तो डेमोक्रेसी और प्लूरलिज्म और जो इंटरेस्ट है जियोपॉलिटिकल वो भी कॉमन है। और ये जो दोस्ती है पुराने रिश्तों की कीमत पर नहीं है। और मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। अजय प्रसाद साहब ने कहा कि आयात करने में कोई समस्या नहीं है, पर अमेरिका से आयात करने में भी कई बार एंड यूजर्स एग्रीमेंट के प्रॉब्लम है और वो मॉनिटर करना चाहते हैं क्या होगा। तो यही एक मुद्दा है कि अगर भारत में बनाया जाए तो जैसे कि कपूर साहब ने कहा कि संजय जी ने कहा कि यहाँ पे कई इंजीनियर्स इसमें ट्रेन होते हैं, इस तरीके की जो डाउनस्ट्रीम टेक्नोलॉजीज हैं, कई एंसिलरी यूनिट्स होंगी वो स्टैब्लिश होंगी, तो इससे भी हमें एक फायदा मिलता है, भले ही उनको 100% ओनरशिप दे दी जाए। और जहां तक सवाल प्राइवेट सेक्टर का अपोजिशन का है, तो भारत में भी रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर ने पहला कदम रखा है। उनकी कुछ चिंताएं वाजिब हो सकती हैं, पर मेक इन इंडिया को अगर सफल बनाना है तो उनको कुछ रियायतें देगी जो बाहर से कंपनियां आ रही हैं। लेकिन जो तमाम आशंका है उनको लेकर फिर सरकार क्या करेगी? देखिए, आशंकाएं जो है प्राइवेट सेक्टर की हैं वो ऑलरेडी उनको काफी रियायतें दी गई हैं, लेकिन ये नहीं है कि जो कंपनी आज दूसरों की टेक्नोलॉजी लेके बना रही हैं चीजें वो बाहर से आने वाली कंपनी को रोक दें। और इस तरीके की समस्याएं हमेशा होंगी जब किसी भी क्षेत्र में निवेश होता है। अगर कोई भी आप मुक्त व्यापार समझौता देखें, हर जगह में जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो कुछ ना कुछ अड़ंगा इस मामले में लगाते हैं, क्योंकि उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस हो जाते हैं। जी मुनीर साहब, एक आखिरी कमेंट जो आपने कहा था कि भारत को अब तक जिस माहौल में उसने मैं कहूँ कि सौदा किया है रक्षा क्षेत्र में रूस के साथ में, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन के साथ और बहुत खुले के साथ, क्या अब उस मैं कहूँ कि पूरे एनवायरनमेंट को बदल चुका है, इसकी आदत के साथ हमें आगे बढ़ना होगा या कुछ और बदलना होगा? नहीं, अब माहौल बदल रहा है। देखिए, माहौल बदल रहा है, मैं समझता हूँ बदलेगा भी। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, जैसे इजराइल के साथ हमारे संबंध है। जिस स्पीड से इंडिया और इजराइल के डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ा है उस स्पीड से अमेरिका के साथ अभी नहीं बढ़ा है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि अमेरिका का अपना एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार लचीलापन उधर कम है, तो आपको एडजस्ट करना है उसमें। और कहाँ तक भारत करेगा ये एक देखने वाला बड़ा प्रश्न है, क्योंकि भारत में अभी रूलिंग पार्टी में भी एक बहुत स्ट्रांग नेशनलिस्ट कंपोनेंट है। उसकी वजह से सभी ये कह रहे हैं कि भाई धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ये देखिए कि कहीं आप जकड़ नहीं जाएं। ये लोग ये भी अब मैंने देखे हैं ऐसे लेख लिखे हुए और वक्तव्य कि बताइए कौन सा देश
अमेरिका की मदद से पूरा सक्षम हो गया है। तो अगर कोई नहीं हुआ तो हम कैसे हो जाएंगे, ऐसे शक हैं। और वो धीरे धीरे राजनीतिक बात से दूर होंगे, एकदम से नहीं हो सकते। चलिए, बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम मसले पर चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देश देशांतर में आज फिलहाल इतना ही। आप वक्त ब्रेक का है, आप बने रहिए राजसभा टीवी के साथ।